हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो भाई, आज हम करेंगे स्टेट टीजीटी हिंदी का भाई 2025 का पेपर ये हम करेंगे। ठीक है, जो अभी हमारा 5 जुलाई को हुआ है। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। अगर क्लास पसंद आए तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, लाइक करना और कमेंट भी आपको जरूर से जरूर करना है। ठीक है भाई, और पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल ही जाता है आपको, तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास के लेखक कौन है। तो कौन है भाई। डॉक्टर श्याम सुंदर दास है, डॉक्टर बच्चन सिंह है, सूर्यकांत शास्त्री है या डॉक्टर राम कुमार वर्मा है। तो भाई हिंदी साहित्य का दूसरे इतिहास के लेखक रहेंगे डॉक्टर बच्चन सिंह भाई। ठीक है, और ये क्लासें मैंने आपको प्रोवाइड करवाई थी जब हमने सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की बुक की थी, तो उसमें ये सभी थी और मैंने बार बार में कहा था भाई आप इनको अच्छे प्रकार से याद कर सकते हैं। ठीक है, डॉक्टर श्याम सुंदर दास। ठीक है, इनके हिंदी साहित्य के इतिहास इनका कौन कौन सा। तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास का हिंदी भाषा का विकास है, हिंदी भाषा और साहित्य है, हिंदी कोविद रतनमाला है। तो इनके 3 इतिहास ग्रंथ है भाई श्याम सुंदर दास के। ठीक है, जो भाई सूर्यकांत शास्त्री जी है। ठीक है, जो सूर्यकांत शास्त्री जी है, इनका हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास इनका इतिहास ग्रंथ रहेगा हिंदी साहित्य का भी। ठीक है, और डॉक्टर राम कुमार वर्मा का आलोचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर राम कुमार वर्मा का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। जो गलत है भाई वो हमें बताना है। गार्जा दत्तासी दे रखे हैं और जो गार्जा दत्तासी के विषय में जो गलत कथन है, इनके इतिहास ग्रंथ के विषय में जो गलत कथन है वो हमें बताना है। ठीक है, जो देखते हैं, गार्जा दत्तासी ने अपना इतिहास ग्रंथ फ्रेंच भाषा में लिखा, बिल्कुल सही है। और इनके ग्रंथ का क्या नाम था, इस्तवार द ला लिटरेचर इंदो हिंदुस्तान भाई। ठीक है, दूसरा है, इसमें हिंदी के कवियों का ही वर्णन है, ही आ गया है यहाँ पे, ये हमारा गलत हो जाता है और गलत इसमें पूछा था, तो बी ऑप्शन अपना इस क्वेश्चन का सही रहेगा। और भी देख लेते हैं भाई, अंग्रेजी वर्णमाला का पालन किया गया है, बिल्कुल किया गया है। वह हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास है, बिल्कुल सही है। जो इस्तवार दलाल हिंदुस्तानी है, ठीक है, गार्सा तासी का ये हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास है। तो इसमें गलत अपना कौन सा है, जो 2 ऑप्शन है ये अपना गलत रहेगा भाई। ठीक है, क्योंकि जो ये ग्रंथ है इसमें हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण अंग्रेजी वर्ण क्रमानुसार किया गया था। ठीक है, और इसमें कुल 738 कवि थे, जिसमें से हिंदी के बस 72 ही कवि थे। कितने, 72 ही कवि थे, शेष उर्दू के कवि थे, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, आदिकाल को वीर काल की संज्ञा किसने दी है। जो आदिकाल है इसको वीर काल की संज्ञा किसने दी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रमा शंकर शुक्ल रसाल, राम प्रसाद मिश्र या विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जो है, इन्होंने आदिकाल को वीर काल की संज्ञा दी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने वीर गाथा काल कहा है आदिकाल को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने रासो शब्द की उत्पत्ति किससे मानी है। तो किससे मानी है, रासो से, रसायन से, रासक से या रसिक से। तो भाई रामचंद्र शुक्ल जी ने रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से मानी है। बी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, ये गारसा दत्तासी ने रासो शब्द की उत्पत्ति रासुए से मानी है। ठीक है, और जो रासक है ये नरोत्तम स्वामी जो जी हैं, इन्होंने रासो शब्द की उत्पत्ति रासक से मानी है, नरोत्तम स्वामी ने। ठीक है, और रसायन की मैंने आपको बताई दिया, रामचंद्र शुक्ल जी ने मानी है रासो शब्द की उत्पत्ति। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक मानने वाले विद्वानों में नहीं है। जो नहीं है वो हमें बताना है, जो नहीं है भाई, जो प्रमाणिक अप्रमाणिक नहीं मानते। तो जो रामचंद्र शुक्ल जी है ये तो अप्रमाणिक मानते हैं भाई। गौरी शंकर ओझा, जो गौरी शंकर हीरा चंद्र ओझा जी है, ये भी मानते हैं अप्रमाणिक। डॉक्टर श्याम सुंदर दास,
जो डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी है ये अप्रमाणिक नहीं मानते हैं बल्कि ये प्रमाणिक मानते हैं। ठीक है, कविराज श्याम दास ये भी अप्रमाणिक मानते हैं भाई पृथ्वीराज रासो को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पुत्र ने पिता की अब यहाँ पे नाक कटा दी, वाक्य में शब्द शक्ति है भाई। पुत्र ने पिता की नाक कटा दी, इसमें कौन सी शब्द शक्ति है? ठीक है, जब मैंने 2000 क्वेश्चनों की सीरीज चलाई थी उसमें भी शब्द शक्ति के बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवाए थे। 500 क्वेश्चन की सीरीज में भी करवाए थे और लास्ट में जब मैंने प्रैक्टिस सेट करवाए थे तो उसमें भी करवाए थे। ठीक है, तो लक्षणा है, व्यंजना है या भी अभिधार्थ है, तो भाई इसमें लक्षणा शब्द शक्ति रहेगी। ठीक है, बेटे ने पिता को क्या है, नाक कटना क्या होता है, अपमानित किया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इसलिए यहाँ पे क्या है, लक्षणा शब्द शक्ति है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? तो किसमें है? 343 से 351 तक, 334 से 315 तक, 343 से 135 तक या 334 से 153 तक। तो अपना ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, 343 से 351 तक। और मैंने जब लास्ट में भी आपको क्वेश्चन करवाए थे, पीवाईक्यू करवाए थे, तभी मैंने आपसे कहा था अनुच्छेद की क्लास चैनल पर है, आप जाकर देख सकते हैं, सभी जो अनुच्छेद है बहुत अच्छी प्रकार से करवाए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह सबसे कम खुलता है उसे क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? वर्त स्वर कहते हैं, पश्चात स्वर कहते हैं या अगर स्वर कहते हैं? तो भाई उसको संवर्त स्वर कहेंगे। ठीक है, उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद ही रहता है और जीभ का पहला हिस्सा तालु के बहुत करीब होता है, तो उसको क्या कहेंगे, संवर्त स्वर कहेंगे। इसमें उसमें भी मैंने आपको करवाए थे। जो संवर्त है, जो संवर्त स्वर है ये क्या आता है, बिल्कुल क्लोज होता है। मैंने इसमें बता दिया कौन कौन से आते हैं, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ और री। जो विवर्त स्वर होते हैं, ठीक है, जो विवर्त स्वर होते हैं ये होते हैं ओपन, यानी खुला हुआ मुंह, इसमें आ आता है। ठीक है, पश्च स्वर क्या होते हैं? जो पश्च स्वर होते हैं ये जो हमारी जीभ है उसके पीछे वाले भाग से बोले जाते हैं, इसको हम पश्च स्वर कहते हैं। इसमें आ, उ और उ, ओ और औ आता है भाई। ठीक है, और जो अगर स्वर होते हैं ये हमारी जीभ के आगे वाले भाग से बोले जाते हैं, इसमें छोटी, बड़ी, ए और री आते हैं। अगला क्वेश्चन है, अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है? तो इसमें कौन सी संधि रहेगी? तो गुण है, अयादि है, यण है, दीर्घ है, तो इसमें यण संधि रहेगी। ठीक है, तो वही देख लेते हैं कैसे। अभी प्लस में उदय, तो ई और ऊ का जब मेल होता है तो ये बन जाता है। ठीक है, तो अभ्युदय, तो इसमें यण संधि है। अगला क्वेश्चन है, कन्यादान में कौन सा समास है? जो कन्यादान, इसमें कौन सा समास है? बहुव्रीहि है, तत्पुरुष है, द्विगु है या कर्मधारी है? तो भाई कन्यादान में तत्पुरुष समास रहेगा, कन्या का दान। ठीक है, और तत्पुरुष में भी संबंध तत्पुरुष समास है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, तो भाई किस विकल्प में सभी शब्द सवल संधि के हैं? तो देखते हैं, उत्तीर्ण, सदाचार, शयन। जो उत्तीर्ण है इसमें व्यंजन संधि रहेगी, उत प्लस में तीर्ण। सदाचार में सत्य प्लस में आचार, इसमें भी व्यंजन संधि है। और शयन से प्लस में अन, इसमें अयादि संधि रहेगी। मध्वाचार, सरयू और धीरज। ठीक है, जो मध्वाचार है, ठीक है, मधु प्लस में आचार्य, इसमें यण स्वर संधि है भाई। सरयू, सरयू उर्मी, सरयू उर्मी, सरयू प्लस में उर्मी, इसमें दीर्घ स्वर संधि है। लेकिन जो धीरज है इसमें कोई भी संधि नहीं है, तो ये भी नहीं है स्वर संधि के उदाहरण। गीतांजलि, न्याय, शयन। तो जो गीतांजलि है इसका संधि क्या रहेगा, गीत प्लस में अंजलि, गीतांजलि, इसमें दीर्घ स्वर संधि है भाई। न्याय में
नि प्लस में आय, इसमें यण संधि रहेगी। और शैन से प्लस में अन, इसमें अयादि स्वर संधि रहेगी। तो अपना सी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, इसमें सभी स्वर संधि है भाई। प्रत्येक संसार और तरु छाया, ठीक है, प्रत्येक जो है इसका संधि विच्छेद क्या रहेगा, प्रति प्लस में एक, तो इसमें यण स्वर संधि है। संसार में सम प्लस में सात, इसमें व्यंजन संधि रहेगी। ठीक है, तरु छाया, तरु प्लस में छाया, इसमें भी व्यंजन संधि है। तो अपना सी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। गीतांजलि, न्याय और शयन में क्या है, ये सभी स्वर संधि के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में वृद्धि संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है। ठीक है, वृद्धि संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है। ठीक है, विषव वन्य ये तो है भाई, धनेश्वर्य ये भी है, जलोधि ये भी है भाई, वृद्धि संधि के उदाहरण है ये। ठीक है, जो महोत्सव है, ठीक है, ये क्या है, महोत्सव जो है ये गुण संधि का उदाहरण रहेगा। डी आंसर अपना बिल्कुल सही है भाई, महोत्सव क्या है, गुण संधि का उदाहरण है। ठीक है, विषव प्लस में लिख के क्या बन गया, वृद्धि संधि का उदाहरण हो गया ये। ठीक है, धन प्लस में ऐश्वर्य, ये धनैश्वर्य हो गया, ये भी वृद्धि संधि का उदाहरण। जलोधि जल प्लस में औषधि, ये भी वृद्धि संधि के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आचार शब्द में अति उपसर्ग जोड़ने पर नया शब्द बनेगा, तो क्या बनेगा भाई, अतिचार, अत्याचार, अतिचार या अत्याचार। तो भाई अत्याचार बनेगा, बी आंसर बिल्कुल सही है। और अत्याचार में भाई यण संधि है। आगे क्वेश्चन है, पैतृक शब्द में एक प्रत्यय के साथ मूल शब्द है, तो कौन सा है भाई। ठीक है, पिता है, पितृ है या पितर है या पित्र है, तो पितृ रहेगा, बी आंसर बिल्कुल सही है। पितृ मूल शब्द है और इसमें एक प्रत्यय जोड़ने पे पैतृक शब्द बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शायद कमरे में कोई छिपा है, इसमें वाक्य में रेखांकित है, तो कौन सा रेखांकित है, कोई। तो इसमें प्रश्नवाचक है, संबंध है, अनिश्चयवाचक है या निजवाचक है, तो कोई क्या रहेगा, ये अनिश्चय वाचक रहेगा। सी आंसर अपना बिल्कुल सही है भाई। अगला क्वेश्चन है, किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है यानी अकर्मक क्रिया है, तो देख लेते हैं। बच्चे फिल्म देख रहे हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, इसमें कर्म क्या है, फिल्म है। मोर नाचता है, तो भाई अकर्मक क्रिया यही है, बी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, इसमें कोई कर्म नहीं है, ओनली जो काम है ये मोर से हो रहा है यानी कर्ता से हो रहा है, इसलिए यहाँ पे अकर्मक क्रिया है भाई। रजत दूध पी रहा है, तो रजत क्या काम कर रहा है, क्या है भाई वो क्रिया, क्या कर्म कर रहा है, दूध पीने का कर्म कर रहा है। मनीषा ने कार खरीदी, तो मनीषा ने कौन सा कर्म किया है, कार खरीदने का। तो ऐसे आप ध्यान रखना सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वे शब्द जो प्रकृति प्रत्यय अथवा दूसरे शब्दों के योग से बने हैं कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं, योग रूढ़, रूढ़, सरल या यौगिक, तो वो यौगिक शब्द कहलाएंगे। डी आंसर बिल्कुल सही है। जो मूल शब्द या दो सार्थक शब्दों के योग से बनते हैं और इनके टुकड़े करने पर दोनों खंडों का कोई ना कोई अर्थ अवश्य निकलता है, ठीक है, तो उसको यौगिक शब्द कहेंगे। रूढ़ शब्द किसको कहेंगे, जिनके टुकड़े करने पर कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता है। योग रूढ़ वे यौगिक शब्द जो किसी विशेष या तीसरे अर्थ को प्रकट करते हैं, वे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, काफी बार मैंने करवाए हैं क्वेश्चन आपको, किस काव्य में सर्वप्रथम 12मासा वर्णन का प्रयोग किया गया है, तो किस में हुआ है भाई, पृथ्वीराज रासो, बीसल देव रासो, परमाल रासो या कीर्तिलता। तो भाई जो बीसल देव रासो है, ठीक है, ठीक है, जो बीसल देव रासो है इसमें 12 भाषा का वर्णन हुआ है सबसे पहले। और बीसल देव रासो किसकी है, नरपति नाल की रचना रहेगी। पृथ्वीराज रासो किसकी रहेगी, चंद्रबरदाई जी की रहेगी। परमाल रासो जगनिक की है। कीर्तिलता किसके, विद्यापति की। और सभी की सभी रचनाएं आदिकालीन रचनाएं हैं भाई।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। भक्ति काल को सबसे पहले हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने कहा है? तो किसने कहा है? आचार्य शुक्ल जी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, मिश्र बंधु ने या ग्रियर्सन ने? तो भाई ग्रियर्सन जी ने कहा है। ठीक है, भक्ति आंदोलन को इसकी सांस्कृतिक और साहित्यिक समृद्धि के कारण हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा है ग्रियर्सन जी ने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संत कवियों में सर्वाधिक शिक्षित कवि कौन थे? काफी महत्वपूर्ण था, ये मैंने आपको हर बार बताया है, प्रैक्टिस सेट करवाए हैं मैंने, उसमें भी आपको करवाया है, 2000 क्वेश्चन की सीरीज में भी करवाया है। ठीक है, जब मैंने आपको थ्योरी क्लासें दी थी उसमें भी अलग से आपको बताया भी, ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। तो कौन थे? सुंदरदास, रैदास, कबीरदास या दादू दयाल? तो भाई जो सुंदरदास है ये सबसे सर्वाधिक शिक्षित कवि थे। ठीक है, और ये श्रृंगार रस के सबसे विरोधी कवि भी थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। रैदास, कबीरदास, सॉरी दादू दयाल, ये सभी चारों के चारों संत कवियों के अंतर्गत आते हैं। लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके, यह कथन किसका है? आचार्य शुक्ल जी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, राम विलास शर्मा, नामवर सिंह? तो ये कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का रहेगा, और तुलसीदास जी के विषय में ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कथन कहा है। अगला क्वेश्चन रहेगा अपना, भूषण का कौन सा ग्रंथ इनमें रीति ग्रंथ है? तो शिवराज भूषण है, शिवा बावनी है, छत्र सात दशक है, इनमें से कोई नहीं। तो जो शिवराज भूषण है, भूषण का रीति ग्रंथ है भाई, ये आंसर पर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए अनेकार्थी शब्दों के गलत विकल्प का चुनाव कीजिए। जो गलत है विकल्प वो हमें बताना है, कौन सा इसमें गलत है। निशान, निशान के भी काफी सारे भी अनेकार्थी शब्द होते हैं, चमक के भी होते हैं, ठीक है, और रवि के भी होते हैं। जो ध्वजा है, ठीक है, जो ध्वज है या ध्वजा है, ठीक है, ये क्या है? ये एक संज्ञा शब्द है, इसलिए ये अनेकार्थी नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। कलश और कुलिश शब्द युग्म का उपयुक्त अर्थ है। तो उपयुक्त अर्थ हमें बताना है, तो कौन सा? कलश और कुलिश का। ठीक है, घड़ा और वज्र, गागर और पत्थर, घट और चट्टान या घड़ा और बिजली? तो भाई कलश और कुलिश शब्द युग्म का उपयुक्त अर्थ है घड़ा और वज्र। तो ए आंसर बिल्कुल सही रहेगा, कलश घड़ा कुलिश वज्र होता है भी। अगला क्वेश्चन है, आसान शब्द किस प्रकार का विशेषण है? जो आसान शब्द है किस प्रकार का विशेषण है? परिमाणवाचक है, गुणवाचक है, संकेतवाचक है या संज्ञावाचक है? जो आसान शब्द है ये गुणवाचक विशेषण रहेगा भाई। ठीक है, बी आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, चांद से थोड़ी सी गप्पे कविता में चांद से बातें कौन कर रहा है? तो कौन कर रहा है? लड़की, लड़का, माता पिता या शिक्षक? तो भाई जो लड़की है ये चांद से बातें कर रही है, और ये लड़की जो है 10-11 साल की लड़की है भाई। अगला क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में से था भाई ये क्वेश्चन। सहस्वर वाचन का अभ्यास कराने का सबसे उपयुक्त साधन क्या है? तो क्या रहेगा? आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, सामूहिक वाचन या पाठ्य पुस्तक वाचन? तो सामूहिक वाचन रहेगा सहस्वर वाचन का अभ्यास कराने का सबसे उपयुक्त साधन है। अगला क्वेश्चन है, मौन वाचन की गति बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? ज्ञान वृद्धि में त्वरिता, अर्थ आघार्य में त्वरिता, ज्यादा समय पढ़ना, पढ़ने में मन लगाना? बी आंसर बिल्कुल सही रहेगा, अर्थ ग्राह्यता में त्वरिता यानी समझ में शीघ्रता। तो अपना बी आंसर बिल्कुल सही रहेगा भाई। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर संवाद शिक्षण की उपयुक्त प्रणाली है। संवाद शिक्षण की उपयुक्त प्रणाली हमें बतानी है, तो कौन सी है? आदर्श नाट्य प्रणाली, व्याख्या प्रणाली, कथा अभिनय प्रणाली या रंगमंच प्रणाली? तो कथा अभिनय प्रणाली संवाद शिक्षण की उपयुक्त प्रणाली है। सी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
मॉन्टेसरी विधि का उपयोग किया जाता है, तो कहाँ पे किया जाता है? मौन वाचन में, सहस्वर वाचन में, लेखन शिक्षण में या उपयुक्त सभी? तो भाई इन सभी में प्रयोग किया जाता है, मौन वाचन में भी, सहस्वर वाचन में भी और लेखक शिक्षण में भी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धोबी शब्द का बहुवचन होगा। बहुवचन पूछा है, धोबियां, धोबिये, धोबी या धोबी। तो धोबी का भाई बहुवचन धोबी ही रहेगा। धोबी शब्द का रूप क्या है? एक वचन, और बहुवचन में क्या है? समान रहता है। ये आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, भगवान के डाकिए कविता के रचनाकार कौन है? एनसीईआरटी में लगी हुई है ये हमारी। तो केदारनाथ अग्रवाल है, दिनकर जी है, निराला है या रामदृष्ण मिश्र जी है? तो भगवान के डाकिए जो कविता है इसके रचनाकार रहेंगे रामधारी सिंह दिनकर। बी आंसर अपना बिल्कुल सही है भाई। अगला क्वेश्चन है, दशरथ मांझी की पत्नी का नाम क्या था? तो क्या था? गोमती देवी, फागुनी देवी, सरला देवी या गायत्री देवी? तो फागुनी था दशरथ मांझी की पत्नी का नाम था। अगला क्वेश्चन है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, पंक्ति में आपा का क्या अर्थ है? ठीक है, ये पंक्तियां किसकी है? तो ये पंक्तियां भी कबीरदास जी की रहेंगी। ठीक है, आपा का अर्थ हमें बताना है, तो अहम है, अपनापन है, आपका है या आपस में है? तो भाई आपा का अर्थ रहेगा अहम। ये आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन रहेगा भाई, भारतीय सिनेमा की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? तो कौन सी थी? एनसीईआरटी की बुक में से है ये भी हमारा। सोबोट, अरेबियन नाइट्स, हाउसफुल या आलम आरा? तो भाई जो आलम आरा थी 1931 में ये प्रकाशित हुई थी। ठीक है, ये फिल्म आई थी 1931 में। ये भारतीय सिनेमा की पहली बोलती फिल्म थी भाई। अगला क्वेश्चन है, ते ही पुत अनोखी जायो। क्या भी? ते ही पुत अनोखी जाए पंक्ति किसने किसके लिए कही है? ते ही पुत अनोखी जाए ने तुमने एक अद्वितीय पुत्र को जन्म दिया है। तो ये पंक्ति किसने किससे कही है? ध्यान रखना, किसने किससे कही है? तो बलराम ने, कृष्ण ने, गणेश ने या नंद बाबा ने? तो ये पंक्तियां जो है ये कृष्ण ने जी की जो कविता है इसमें से ये पंक्तियां ली गई, यानी सूरदास जी की पंक्तियां रहेगी। अगला क्वेश्चन है, हरि हलदर की जोटी में हलदर शब्द में कौन सा समास है? जो हलदर शब्द है इसमें कौन सा समास रहेगा? अव्ययभाव समास है, द्वंद्व समास है, कर्मधारी समास है या कर्मधारी है? तत्पुरुष समास है, सॉरी, कर्मधारी समास है, तत्पुरुष समास है। तो हलदर में भी कर्मधारी समास रहेगा। ठीक है, हल चलाने वाला। ठीक है, हल चलाने वाला क्या होता है? हलदर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कर्मधारी समास रहेगा। सी आंसर बिल्कुल सही है। और हलदर भाई बलराम को भी कहा जाता है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग बहुवीर्य समास भी यहाँ पर हो सकता है, लेकिन हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना है। इसमें कर्मधारी समास है, तो अपना सी आंसर बिल्कुल सही है। गवरा कौन था? एनसीईआरटी की बुक में से है ये भी। गवरा कौन था? गवाला था, गडरिया था, नर गोरैया था या गोरिया था? तो भाई जो गवरा है ये नर गोरिया था भी। और ये हमारी एनसीईआरटी में कहानी लगी हुई है टोपी। ठीक है, उस कहानी का पात्र है और संजय जो है इसके लेखक रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जिस उत्प्रेक्षा में वाचक शब्द लुप्त रहता है उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं भाई? वस्तु उत्प्रेक्षा, हेतु उत्प्रेक्षा, फलो उत्प्रेक्षा या गम्य उत्प्रेक्षा? तो भाई जिस उत्प्रेक्षा में वाचक शब्द क्या है? लुप्त हो रहता है, यानी गायब रहता है, उसको हम गम्य उत्प्रेक्षा कहेंगे। डी आंसर अपना सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, जहां पर प्रधान रूपक एक अन्य रूपक पर आश्रित रहता है। प्रधान रूपक क्या होता है? किसी अन्य ही रूपक पर क्या है? आश्रित रहता है। ठीक है, वो क्या होता है? सांग रूपक, निरंग रूपक, परंपरित रूपक या उपरोक्त सभी? तो भाई ये परंपरित रूपक है ये रहेगा। ठीक है, जो सांग रूपक है ये क्या होता है? इसमें उपमेय के अंगों पर उपमान के अंगों का आरोप किया जाता है सांग रूपक में। निरंग रूपक में इसमें केवल मुख्य उपमेय पर उपमान का आरोप होता है, अंगों का नहीं। ठीक है, तो अपना सी आंसर बिल्कुल सही रहेगा।
अगला क्वेश्चन है, पगी प्रेम नंद लाल के हमें न भावत भोग, मधुप राजपद पाए के भीख न मांगत लोग, में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर कौन सा अलंकार रहेगा? निर्देशना है, दुष्यंत है, प्रतिवस्तु उपमा है, या अर्थांतर न्यास है? तो भाई इसमें डी आंसर अपना सही रहेगा, अर्थांतर न्यास उपन्यास, सॉरी अर्थांतर न्यास अलंकार रहेगा। डी आंसर बिल्कुल सही है भाई। ठीक है, और ये कथन कहाँ से लिया गया है? जो सूर सागर है, ठीक है, वहां से लिया गया। सूरदास जी की पंक्तियां रहेगी, और ये किसने कहा है? गोपियों ने कहा है। अगला क्वेश्चन है, जहां कार्य कारण स्थान काल आदि की नियम विरुद्ध स्थिति दिखाई जाती है, वहां कौन सा अलंकार होता है? विरोधाभास, व्याघात, विभावना, या असंगति अलंकार? विभावना अलंकार रहेगा। ठीक है, विरोधाभास अलंकार कहाँ पे होता है? जहां विरोध न रहने पर भी विरोध का आभास हो। ठीक है, जहां विरोध न रहने पर भी विरोध का आभास हो, वहां विरोधाभास अलंकार होता है। ठीक है, असंगति अलंकार, जहां कार्य और कारण में संगति ना हो, वहां पर असंगति अलंकार रहेगा। ठीक है, और विभावना जो अलंकार है उसकी, जो विभावना अलंकार उसकी ये परिभाषा भी बनेगी। ठीक है, और जहां पर कार्य के बिना ही कार्य की उत्पत्ति हो जाए, वहां पर विभावना अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? जो कथन असत्य है वो हमें बताना है। रस अखंड है, बिल्कुल सही है भाई। रस सब प्रकाश, ये बिल्कुल सही है। रस आस्वाद है, ये भी बिल्कुल सही है। रस का उदय सत्वद्र की स्थिति ये नहीं होता, ये बिल्कुल सही है। डी आंसर बिल्कुल सही रहेगा भाई। भाषा भाई विश्वनाथ जी के अनुसार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, भरत मुनि के अनुसार अनुभाव की संख्या मानी जाती है, तो कितनी मानी जाती है? भरत मुनि जी के अनुसार अनुभाव की संख्या 33, 3, 5 या 8? भाई तो 3 मानी जाती है भरत मुनि के अनुसार अनुभाव की संख्या। कौन कौन से अनुभाव है? तो वाचिक है, वाचिका, अंगिका और सात्विक, ये 3 अनुभाव भरत मुनि जी ने माने हैं। वाचिका में वाणी और शब्दों से संबंधित होती है वाचिका। अंगिका शरीर की गतिविधि और हाव भाव से संबंधित होती है। जो सात्विक है, ये गहरी भावनात्मक अवस्थाओं से उत्पन्न होने वाली अनैच्छिक शारीरिक प्रतिक्रियाएं होती है, जैसे कांपना, अश्रु आना आदि भी। अगला क्वेश्चन है, भक्ति रस को 11वां रस मानने वाले आचार्य कौन है? तो कौन है भाई? भरत मुनि है, भानुदत्त है, रूप गोस्वामी है, रुद्रट है? तो भाई भक्ति रस को 11वां रस मानने वाले आचार्य रहेंगे रूप गोस्वामी। सी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, जो अन्य भाव को अपने में विलीन कर ले, जो अन्य भाव को अपने में विलीन कर लेता उसे कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं भाई? तो क्या कहेंगे? विभाव, अनुभाव, स्थायी भाव या संचारी भाव? तो भाई इसको स्थायी भाव कहेंगे। ठीक है, स्थायी भाव क्या है? मुख्य, यह मुख्य भाव होता है जो हृदय में स्थायी रूप से विद्वान, जो हृदय में स्थायी रूप में विद्यमान रहता है। यह अन्य सहायक भाव जैसे विभाव, अनुभाव, संचारी भाव को अपने में समाहित या विलीन करने की क्षमता रखता है। ठीक है, अंततः रस की निष्पत्ति इसी से होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, सुदामा चरित्र के रचनाकार कौन है? तो कौन है? काफी बार मैंने आपको बताया, सूरदास है, नरोत्तम दास है, नंददास है, तुलसीदास है। तो नरोत्तम दास जी रहेंगे। बी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, बाज और सांप के रचनाकार कौन है? बाज और सांप के रचनाकार कौन है? प्रभु नारायण, रामचंद्र तिवारी, निर्मल वर्मा या अन्नपूर्णानंद वर्मा? तो निर्मल वर्मा जी रहेंगे। ये भी एनसीईआरटी की बुक में से आया है हमारा क्वेश्चन। टोपी किस विधा की रचना है? पीछे हमने अभी देखा है। ठीक है, टोपी से क्वेश्चन आया हुआ था, 2 क्वेश्चन हो गए हैं इसी में।
तो विधा पूछी है, क्या है इसकी कहानी है, कविता, रिपोर्टाज है, संस्मरण। तो ये कहानी रहेगी और संजय जी की है। अगला क्वेश्चन है, मंदाक्रांता के संबंध में असंगत कथन हमें बताना है। तो इसमें असंगत कथन कौन सा? इसमें 17 वर्ण होते हैं, बिल्कुल होते हैं। ये समवर्ण छंद बिल्कुल है। इसमें क्रमशः मगन भगन तगन होते हैं। इसमें 4 चरण होते हैं, ये भी सही है। सी आंसर क्या है अपना? गलत रहेगा, और गलत ही पूछा था, तो सी आंसर ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। असत्य कथन को छाट, यानी असत्य कथन हमें बताना है। हरि गीतिका में 28 मात्राएं होती है, बिल्कुल होती है। 16-12 परियति होती है, बिल्कुल होती है। गीतिका में 14 और 12 परियति होती है। अंत में लघु गुरु और लघु हो जाता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो भाई जो गलत है वो हमें बताना है। तो सी जो आंसर है, जो सी है, ये हरि गीतिका के विषय में गलत है, और अपना आंसर सी बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि असत्य पूछ रखा है। अगला क्वेश्चन है, श्रेष्ठ गुणों से संपन्न सूरवीर नायक कहलाता है। तो कौन कहलाता है श्रेष्ठ गुणों से संपन्न सूरवीर नायक? तो धीरोदत्त, धीरोदात, धीर ललित या धुरंधर। तो भाई जो धीरोदत्त है, ठीक है, बी आंसर बिल्कुल सही रहेगा अपना। ठीक है, श्रेष्ठ गुणों से संपन्न सूरवीर नायक कहलाता, यानी उत्कृष्ट नायक हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, उत्कृष्ट नायक। धीरोदात घमंडी नायक होता है, और धीर ललित होता है हल्के दिल वाला। कोयल शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो कोकिला, पिका है भैया, श्यामा। तो कोकिला, पिका और श्यामा है, जो अम्मा है, ये कोयल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बल्कि किसका है? अमावस्या के पर्यायवाची के रूप में आता है। तरनी का पर्यायवाची क्या है? ठीक है, पर्यायवाची शब्द बताना तरनी का। तो नौका है, सूर्य है, युवती है, नदी है। तो नौका रहेगा, ये आंसर अपना बिल्कुल सही है भाई। अगला क्वेश्चन है, तो भाई ये रस उत्तर है। ठीक है, मैंने काफी बार आपको बताया है ये रस उत्तर किसका है, इसकी निष्पत्ति किस किसने की है, इसकी व्याख्या किस किसने की है, ये भी मैंने आपको बताया है। तो विभावानुभाव व विचारी सर्वगादाश निष्पत्ति सूत्र किसके द्वारा दिया गया है? तो भट्टनायक, भरतमुनि, भट्ट लोलट या भाई धनंजय। तो भाई ये सूत्र जो है ये भरतमुनि जी का है, बी आंसर अपना बिल्कुल सही है। और काव्य शास्त्र की क्लास में भी मैंने आपको अच्छी प्रकार से ये करवाया है। हरियाणवी भाषा की उत्पत्ति कौन सी अपभ्रंश से हुई है? पूछा गया कौन सी अपभ्रंश से हुई है भाई। ठीक है, शोरसैनी, अर्धमागधी, मागधी या ब्राह्मण। तो भाई ये शोरसैनी अपभ्रंश से हुई है। ठीक है, और शोरसैनी अपभ्रंश में भी जो पश्चिमी हिंदी है, ठीक है, पश्चिमी हिंदी की एक बोली है हरियाणवी। ठीक है, ध्यान रखना। कौन सी अवधी भाषा की विशेषता नहीं है? अवधी भाषा की विशेषता नहीं है, वो बताना है। तो देखते हैं कौन सी नहीं है। यह पूर्वी हिंदी की प्रमुख बोलियों में से एक, बिल्कुल सही है भाई। इसका एक अन्य नाम कोसली भी है, बिल्कुल सही है भाई। यह भरतपुर, कोराली तथा ग्वालियर के पश्चिमी में बोली जाती है। आगे देखते हैं, यह मिर्जापुर, उन्नाव, रायबरेली में बोली जाती है। तो भाई जो अपना डी है ये अवधि के विषय में, सॉरी सी जो है ये अवधि के विषय में सही नहीं है। ठीक है, अवधि भाषा की विशेषता नहीं है, सी। सी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली को देसी हिंदुस्तानी किसने कहा? अभी खड़ी बोली को देसी हिंदुस्तानी किसने कहा है? तो भोलानाथ तिवारी ने, ग्रियर्सन जी ने, कोलब्रुक ने या धीरेन्द्र वर्मा ने। तो ग्रियर्सन जी ने कहा है। ठीक है, बी आंसर बिल्कुल सही रहा, खड़ी बोली को देसी हिंदुस्तानी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो भाई कौन सा कथन असत्य है ये आपको बताना। मराठी, नेपाली, संस्कृत, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, बिल्कुल लिखी जाती है भाई। लिपि चिन्हों के नाम ध्वनि के अनुरूप नहीं होते, यही गलत है भाई। आगे भी देख लेते हैं। हर्षव तथा दीर्घ स्वरों के लिए स्वतंत्र चिन्ह है, बिल्कुल है। स्वर के साथ स्वर
संकेत देवनागरी लिपि की अन्यतम विशेषता, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें गलत कौन सा है, तो बी ऑप्शन जो है गलत रहेगा, यानी सही है इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, भारत के आरंभिक मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? तो कितनी भाषाएं थी भाई मूल संविधान में? 14 थी, 15 थी, 18 थी या 22 थी? तो भाई संविधान के आरंभिक मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, ये आंसर बिल्कुल सही रहेगा। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी भाई, ठीक है। और जब 21वां संशोधन हुआ था 1967 ईस्वी में, ठीक है, इसमें 15वीं भाषा जोड़ी गई थी। कौन सी थी वो? सिंधी थी, ठीक है। फिर कितनी हो गई? 15 हो गई हमारी। फिर 71वें संशोधन में, जो 71वां संशोधन हुआ था 1992 में, इसमें फिर 3 भाषाएं जोड़ी गई, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, ठीक है। ये 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। फिर हमारी कितनी हो गई थी? 18 हो गई थी भाई, ठीक है। उसके बाद 92वां संशोधन हुआ 2003 में, उसमें 4 जोड़ी गई, ठीक है, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। फिर हमारी 22 भाषाएं हो गई थी। तो मूल संविधान में कितनी है? 14 भाषाएं हैं। तो भाई अब तक मैंने की नहीं देखी है, जो आपकी स्टेट टीजीटी की आई हुई है, मेरे अकॉर्डिंग ये आंसर आपके पास है, आप इनको देख सकते हैं, ठीक है, और अपना मिलान कर सकते हैं, ठीक है। आशा करती हूँ भाई आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को क्लास पसंद आती है तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, लाइक करना और कमेंट भी आपको जरूर से जरूर करना है भाई, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से जरूर करना है। और टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ आपको मिल जाते हैं, तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं आप। आप सभी का क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।